हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही उम्दा होंगे, अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एग्जाम 2021 और 22 के लिए यानी कि आपकी आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम कंप्लीट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो लेवल हमारा होगा मॉडरेट टू हाई होगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 जो प्रोवाइड किया था उसमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। मैंने दो पार्ट ऐसे आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई है, यानी हर टाइप से क्वेश्चन को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, चाहे कथन हो, कथन या कारण वाला हो या मैचिंग वाले क्वेश्चन हो। और इस तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। और कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है, आप देखते हैं कि आपके हर एक कमेंट को मैं लाइक करता हूं, इससे आपको यह पता चल सके कि मैं आपके कमेंट को देखता हूं, ठीक है। इसीलिए किसी का छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सभी के कमेंट को पढूं और जो उनकी क्वेरी है उसे सॉल्व करने का प्रयास करूं। तो फ्रेंड चलिए, बातों से जो है समय को खत्म करने से अच्छा है कि जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया यहाँ पर 25 क्वेश्चन उनको कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विवश विश्वरता इसका परिणाम है। देखिए, विश्वरता को मतभेद भी कहते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कक्षा में संप्रेषण में संज्ञानात्मक मतभेद जो है किसका परिणाम है इन चारों विकल्पों में से। देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका संदेश या निस्यंदन करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थी की रुचि, सी ऑप्शन है विद्यार्थी आधारित अन्योन क्रिया और डी ऑप्शन है अव्यवस्थित परिस्थितियां। तो चारों में से सही आंसर क्या है? देखिए, कमेंट में एक बार एक बच्चे ने या विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि सर वीडियो बहुत फास्ट चलती है और क्वेश्चन समझ में नहीं था। तो मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि जब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हम कवर करते हैं तो उसमें मैं सोचता हूं कि कम समय में सारे क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट किया जाए और आपको अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैं बताता हूं कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपके पास 5 मिनट है प्रश्न के बारे में सोचने के लिए और उसके बाद से आप आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास भी समय होगा और वीडियो लंबी भी नहीं होगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी भी समय की कीमत है। जितने भी लोग यहां पर अध्ययन करें सभी का समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का समय खराब हो, ठीक है। तो यहां पर जो है इन चारों विकल्पों में से आप जो है सही आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर अव्यवस्थित परिस्थितियां, यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक मतभेद या विषवरता किसका परिणाम होती है? तो अव्यवस्थित परिस्थिति अगर रहती है तो क्लास के अंदर संप्रेषण में संज्ञानात्मक मतभेद हो सकते हैं विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख संप्रेषण अवरोध हैं? तो यहां पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण जो होता है उसमें कुछ प्रमुख संप्रेषण अवरोध होते हैं, जिसके बारे में यहां पर स्क्रीन पे आपके दिया जा चुका है। ब्लू कलर से मैंने सारा कुछ लिख रखा है। ऑप्शन ए है, यहां पर ऑप्शन नहीं है, ये तकनीक है। और उसके बाद से बी जो दिया गया वैधानिकता है, सी है छात्र समुदाय है, डी है संस्कृति है, ई है लिंग है। तो इनको अच्छे से आपको समझना है। देन उसके बाद से नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जवाब जरूर दीजिए, एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला तो हो जाएगा तकनीक, फिर उसके बाद से डी संस्कृति और उसके बाद से जो हो जाएगा आपका लिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऑनलाइन शिक्षण में इन सभी विकल्पों में से प्रमुख संप्रेषण अवरोध क्या है? तो देखिए, तकनीक अगर आपकी बेहतर नहीं होगी, हो सकता है कि इंटरनेट अगर स्पीड सही नहीं दे रहा है, तो जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो हमारी आवाज जो है रुक रुक के जाती है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो ये भी आपके संप्रेषण में जो है अवरोध बन सकता है। इसके साथ साथ संस्कृति का मतलब है अलग अलग पृष्ठभूमि से, यानी कि जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं वहां की भाषा
अलग है, तो इस तरीके से भी संप्रेषण करने में जो है अवरोध उत्पन्न हो सकता है। और लिंग के वजह से भी यहां पर, यानी कि महिला है पुरुष है, इस तरीके से यहां पर संप्रेषण में जो है अवरोध उत्पन्न हो सकता है। किसमें? ऑनलाइन शिक्षण के दौरान बस ये बात कही जा रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है यहां पर राइट आंसर। और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई होगा, ताकि हर तरह के क्वेश्चन आप कवर कर सकें। कथन देखिए पहले में दिया गया कि अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण को शैक्षणिक रूप से प्रभावित बनाते हैं। कथन दूसरे में बताया जा रहा है कि उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। अब दोनों कथन को क्या करना है, अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन उसके बाद से आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। वीडियो को पॉज करिए ताकि आपको समय मिल सके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस वीडियो को यहां पर कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर कथन पहला असत्य है और किंतु कथन दूसरा क्या है हमारा सही है। कथन पहला क्या है आपका असत्य है और कथन दूसरा आपका सही है। अब देखिए कथन पहले में बताया कि अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण को शैक्षणिक रूप से प्रभावित बनाते हैं। देखिए प्रभावी नहीं बनाएंगे। अगर आप अध्यापक हैं और क्लासरूम में आप आक्रामक और भड़काऊ बयान देते हैं तो इस स्थिति में संप्रेषण जो है आपका प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, संप्रेषण आपका प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इसलिए देखिए यहां पर कथन दूसरा कैसे सही हमारा है कि उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। जब आप संप्रेषण करते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं इवन, तो जब आप अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, प्रभावी शब्दों का, तो उस समय संप्रेषण क्या होता है, विश्वास आपको प्रदान करता है, यानी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। तो इसलिए कथन दूसरा आपका सही है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहां पर मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ स्टेप्स या क्रम दिए गए हैं, उसकी पहचान करना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम मीडिया प्रोडक्शन की प्रक्रिया का जो सही क्रम है उसको लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्रम में आपका क्या हो जाएगा, तो पहले तो योजना होगा। अगर मीडिया आप कोई बना रहे हैं, यानी कोई वीडियो आप बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो और कैसे आपको वीडियो बनाना है और कैसे वीडियो आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा योजना। फिर उसके बाद से अगला जो आपका आएगा इसमें वो आएगा विषय वस्तु की तैयारी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, विषय वस्तु की तैयारी। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पर प्रस्तुति या प्रोडक्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा चौथे नंबर पर प्रसारण। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे प्रतिपुष्टि या विश्लेषण। आप भी अगर वीडियो बनाते होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले आप प्लानिंग करते होंगे कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है। जब इस टॉपिक का आप चयन कर लेते हैं और किस किस माध्यम से आप वीडियो को शूट करने वाले हैं, तो उसके बाद से आपको विषय वस्तु की तैयारी करनी पड़ती है। यानी जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने वाले हैं उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से प्रस्तुति करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आप स्क्रीन पे करें तो स्क्रीन पे कंटेंट को पढ़ा के रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैमरे से रिकॉर्ड करना है तो कैमरे से करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रसारण करेंगे। प्रसारण का माध्यम बहुत सारा है, आप टेलीविजन पे भी प्रसारण देखते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो माध्यम इसका कई है, तो आप प्रसारण करेंगे। फिर उसके बाद से फीडबैक। फीडबैक में कैसे पता चलेगा, लाइक हो गया, कमेंट हो गया, इस तरीके से आपको फीडबैक मिलेगा। वहां से आपको समझ भी आएगा कि आपके जो कंटेंट आपने यहाँ पर प्रसारित की है उसका फीडबैक कैसा रहा है। तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। आशा करता हूं कि सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है आपका, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। और सूची 1 में संचार के उदाहरण दिए गए हैं, यानी कम्युनिकेशन के, और उसके साथ दूसरे कॉलम में यहां पर संचार के प्रकार दिए गए, यानी संचार के उदाहरण के साथ संचार के प्रकार को क्या करना है, मैच करना है और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही आंसर बताना है। यानी कि इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मिलाइए और सही आंसर देने का प्रयास करिए, तब तक मैं इसे आपको मैच करा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया कि ईमेल भेजना, ये किस प्रकार के संचार का प्रकार है, तो ये जो है आपका हो जाएगा यहां पर तीसरे के साथ औपचारिक। ठीक है, औपचारिक संचार का प्रकार होता है ईमेल भेजना। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। फिर उसके बाद से यहां पर बी है मौखिक अनुदेशन, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहां पर मैच हो जाएगा
लास्ट यानी चौथे के साथ अनौपचारिक मौखिक अनुदेशन क्या होता है, आपका अनौपचारिक संचार का प्रकार होता है। उसी प्रकार से सी जो अगला आपका हो जाएगा, व्यक्तियों के दो समूह के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या होता है यहां पर, तो ये जो आपका होता है वो सम्य व्यवहार होता है, ठीक है, यानी कि दूसरे के साथ ये आपका मैच हो जाएगा। क्या मैच हो जाएगा यहां पर, सी जो है आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। अब अगला जो है हमारा यातायात संकेत, तो ये जो आपका मैच होगा ये पहले के साथ मैच होगा। संकेत विज्ञान संबंधी होता है, जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है ग्रीन येलो और उसके साथ रेड लाइट होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, ये एक संकेत होता है, उसके बारे में आपको पता रहता है और उस हिसाब से आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको मैच करना है, फिर अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना दिया है। जो नए नए मीडिया के साधन आ रहे हैं वो ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना रहे हैं। पहला है द्वितीयक स्रोत आधारित बना रहे हैं, बी है निजी स्रोत आधारित बना रहे हैं, सी है संस्था केंद्रित बना रहे हैं, या डी है स्वतंत्र बना रहे हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस समय डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी रह रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो पारंपरिक तरीका है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है आधुनिकीकरण के कारण। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र बना रहे हैं। नए मीडिया आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को स्वतंत्र बनाया है। क्या आप घर पे बैठ के जब क्लास देख रहे हैं तो क्या आप बाध्य हैं किसी ड्रेस कोड में आपको जाना है, या आपको किस टाइम पर क्लास लेना है रेगुलर। जब आपके पास समय रह रहा, हो सकता है लाइव क्लास आप अटेंड ना कर पाए, लेकिन जब वो वीडियो आपका प्लेटफॉर्म पे रह जाता है तो आप उसे किसी भी समय देख सकते हैं। यानी ये स्वतंत्र बना रहा है, ऑनलाइन अधिगम क्या बना रहा है, ये स्वतंत्र बना रहा है अधिगम को, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम क्या होगा। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, समझिए, फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर बताइए। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। मैं तेज चल रहा हूं, मैं फास्ट वीडियो को कंप्लीट करा रहा हूं, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और समय मिलेगा तो आप क्वेश्चन का राइट आंसर आराम से बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर केवल ए और बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, पहले कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहार का जो है स्पष्ट निरूपण होगा। देन उसके बाद से विद्यार्थियों के बीच में स्व उद्देश्य अंतः क्रिया का वातावरण होगा। जब आप किसी भी बाधाओं को क्लास रूप में हटा देते हैं तो वहां पर ये दोनों स्थिति आपकी अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। यानी कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन को देखिए यहां पर पढ़ लेता हूं, मैं बता देता हूं आपको कि एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा। तर्क क्या बताया जा रहा है इसके बदले में, कि जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो शब्द का प्रयोग न करे, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। अब नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको सही आंसर बताना है। पहले अभिकथन तर्क को अच्छे से समझ लीजिए, फिर बताइए कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर ए सही है परंतु आर क्या है आपका गलत है, यानी तर्क गलत है, अभिकथन आपका सही है। देखिए अब ये गलत कैसे है, मैं तर्क के बारे में बताता हूं फिर अभिकथन के बारे में। जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग न करे, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। ये पूरी तरीके से गलत है। जब एक शब्द से काम चल जाए तो दूसरे शब्द का हम प्रयोग क्यों करें। हम तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रभावपूर्ण संप्रेषण कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, दूसरे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकें या दूसरे को समझा सकें, जब हम कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए अभिकथन कैसे सही है आपका, एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा। जब एक मैसेज है बार बार वो रिपीट हो रहा है, चारों तरफ बताया जा रहा है, तो वो क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अभिकथन आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण विकास के चरण के सही क्रम को पहचान करिए। तो यहाँ पर संप्रेषण विकास के संदर्भ में कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसे आपको सही क्रम में लगाना है और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, और यहाँ पर डी पहले टाइप हो गया, डी सही है और सी सही है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आई होप कि आपको कराया है
शुरू के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी अब बता पाएँ कमेंट बॉक्स में। देखिए आइए इसको पहले क्रम में लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्रम में आपका क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके क्रम में हो जाएगा गुफा चित्रकारी। क्वेश्चन में संप्रेषण विकास में यानी कि कम्युनिकेशन के विकास में तो सबसे पहले हम लोग को अपने अतीत के जो लोग रहते थे उनकी जानकारी कैसे मिलती है, जो उन्होंने गुफा चित्रकारी करके चले गए हैं वो उसमें हम देखते थे कि वो अपने जीवन शैली को पूरी तरीके से दर्शाए रहते हैं, वो कैसे कृषि करते हैं, कैसे शिकार करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी जीवन लाइफ या जीवन कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपका गुफा चित्रकारी हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा यहाँ पर भाषाओं का विकास होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, भाषाओं का विकास होता है संप्रेषण विकास के संदर्भ में, जहां भाषा का इस्तेमाल करने लगे। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट आपका आएगा इसमें वो आ जाएगा मुद्रण। ठीक है, मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक का इस्तेमाल हम करने लगे, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगला जो हो जाएगा यहाँ पर शाही, ये चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा शाही रोज गमछा जो है, ये भी एक संप्रेषण या कम्युनिकेशन का प्रकार है, तो ये जो है आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर लास्ट में जो आपका आएगा यहाँ पर पांचवें नंबर पे वो आ जाएगा धातु मुद्रण। तो इस प्रकार से आपको सही क्रम में लगा लेना है और नीचे देख लेना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने क्रम से लगाया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मिलान वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संप्रेषण की विधि और सूची 2 में संप्रेषण का प्रकार दिया गया है, यानी कि संप्रेषण की विधि के साथ संप्रेषण के प्रकार को क्या करना है, मैच करना है। वीडियो को पॉज करिए, इसे मिलान करिए और उसके बाद से सही आंसर बताने का प्रयास करिए। नीचे दिए गए इन विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी, डी में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपका संप्रेषण विधि में क्या दिया गया कि एक और एक के बीच ये किस प्रकार के संप्रेषण का प्रकार है, तो ये आपका मैच हो जाएगा यहां पर तीसरे के साथ, क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का ये क्या है, प्रकार है, इसे आपको याद रखना है। फिर अगला जो है यहां पर देखिए कि एक और कई के बीच में जब हम बात करते हैं क्या संप्रेषण होता है, तो किस टाइप के संप्रेषण का ये प्रकार है, तो ये जो है आपका जन संचार और विशेषकर मुद्रण संप्रेषण का प्रकार होता है, ये आपका एक और कई के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद से अगला है आपका यहां पर कई और कई के बीच में जब हम संप्रेषण करते हैं तो एक किस तरह के संप्रेषण का प्रकार है, तो ये जो है आपका नेटवर्क जो है संप्रेषण का प्रकार होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से डी जो है एक और किसी के बीच नहीं संप्रेषण होता है, तो वो किस प्रकार का यहाँ पर संप्रेषण का प्रकार है, तो अंतरा वैयक्तिक संप्रेषण का ये प्रकार होता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही मैच करना और नीचे इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी का यहाँ पर क्या है, तीसरा। फिर बी का क्या है, यहाँ पर बी का है आपका चौथा। फिर उसके बाद से सी का क्या है यहाँ पर पहला, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से डी का क्या है आपका दूसरा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनिमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो, उसका क्या परिणाम हो, इन चारों में से आपको बताना है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं सभी विकल्पों भी आप पढ़ने का नहीं प्रयास करूंगा क्योंकि इस तरीके से भी आपका ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए और बी, सी आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे तरीके से, और आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को किस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका परिणाम विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं, इन सभी में से आपको बताना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका होगा कार्यशील स्मृति, फिर उसके बाद से होगा आपका चेतन अभिज्ञा, फिर उसके बाद से यहाँ पर होगा यस टैक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कक्षा में इन सभी विकल्पों में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं, कार्यशील स्मृति, चेतना अभिज्ञा और यस टैक्स।
ऐसे ही आपको इसमें से फाइंड करना था और उसके बाद से जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो दोनों कथन को हमें पढ़ना है, देन उसके बाद से जो है सही आंसर बताना है। तो कथन पहले में दिया गया कि शैक्षणिक पारिस्थितिकी में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन दूसरे में दिया गया है कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोष को छिपा लेती है और दीर्घ काल में उसे लोकप्रिय बनाती है। अब नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना सही आंसर बताना है इन चारों में से कि इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा क्या है आपका गलत है। अब कथन पहला कैसे सत्य है, देखिए शैक्षणिक पारिस्थितिकी में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति क्या होती है, स्वीकार्य होती है, यानी कि स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। और जबकि कथन दूसरे में बताया गया था कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोष को छिपा लेती है और दीर्घ काल में उसे लोकप्रिय बनाती है। ऐसा नहीं है कि मधुर सामूहिक अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो वो अध्यापक के दोष को छिपा लेगी। जो कमियां रहेगी, आप मीठी बातों से बात करिए लेकिन जो कमियां रहेंगी वो तो कमियां रहेंगी। ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप मधुर बात करेंगे तो आप कमियां छिप जाएंगी और दीर्घ काल में आप लोकप्रिय हो जाएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचान कीजिए इन सभी में से। जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचान करना है आपको इन सभी में से, और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से, यानी कि यहाँ पे जो ये आपको नीचे विकल्प दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी, इसी में से आपको क्या करना है, अपना सही आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो आपका सही क्रम हो जाएगा उसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर उदासन उद्भाषण, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका आएगा यहाँ पर अवधान आएगा, और फिर उसके बाद से आपका अगला यहाँ पर आएगा अवबोधन, ठीक है। सबसे पहले क्या था यहाँ पर उद्भाषण, फिर दूसरे नंबर पे है अवधान, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे है अवबोधन, फिर उसके बाद से नेक्स्ट आएगा अवरोधन चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे आएगा अभिवृत्तिक परिवर्तन। तो ये क्रम जो है आपका जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम होता है। उद्भाषण पहले, फिर अवधान, फिर उसके बाद से अवबोधन, फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे अवरोधन, फिर लास्ट में आएगा अभिवृत्तिक परिवर्तन। तो ये क्रम आपको देख लेना इन चारों में से किस में आ रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने क्रम में लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है मैचिंग वाला। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में क्रियाकलाप और सूची 2 में प्रकार यानी फंक्शनल दिया गया है। तो हमें क्या करना है, क्रियाकलाप को प्रकार के साथ मैच करना है, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से हमें क्या करना है, अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आप भी वीडियो को पॉज करिए और इसे मैच करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं इसे मैच करा देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका दिया गया है गैर मौखिक संप्रेषण, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है आपका गैर मौखिक संप्रेषण। बी जो आपका दिया गया है यहाँ पर श्रवण, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। संदेशों के अभ्यांतर में सहायक होता है आपका श्रवण। और तीसरा जो है आपका यहाँ पर सी तदानुभूतिक वार्तालाप, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना जो है तदानुभूतिक वार्तालाप कहलाता है या क्रियाकलाप होता है। अब फिर नीचे डी दिया गया कि संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये पहले के साथ मैच हो जाएगा। किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन। तो ऐसे आपको मैच करना है और नीचे इन चारों विकल्पों में से आपको देख लेना है कि जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका पहला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। एक अभिकथन यहाँ पर दिया गया और तर्क दिया गया, दोनों को आपको पढ़ना होता है। और नीचे जो है
आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, इन चारों विकल्पों में से ही आपको सही आंसर बताना होता है। तो जब आप अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अक्सर ये गलत हो जाते हैं। तो अभिकथन को पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्क क्या बताया गया है कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। अब दोनों को आपको अच्छे से समझना है, यानी अभिकथन और तर्क को, फिर उसके बाद से ही अपना सही आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों तो सही है, आपका अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अभिकथन में यही दिया गया कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब संप्रेषण का दायरा हम परे करेंगे, आगे जाकर छात्रों के साथ बात करेंगे, तो हम उनकी समस्याओं को भी समझ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ तर्क यहाँ पर बताया गया कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करता है। तो ये भी आपका राइट है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। लेकिन तर्क यहाँ पर अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है और राइट आंसर अपना बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है इन सभी स्टेटमेंट में से। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, थीम का वर्णन करना। ठीक है, किस टॉपिक या किस विषय पे आप बात करना चाह रहे हैं, थीम का मतलब विषय। ठीक है, फिर उसके बाद से जो अगला आपका इसमें होगा वो हो जाएगा सी, यहाँ पर प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग भी आपको करना होगा। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो ये तीनों जो है आपका कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण के लिए बहुत जरूरी होता है और सफल संप्रेषण इन तीनों पर काफी हद तक निर्भर करता है कि आपका विषय क्या है। ठीक है, किस विषय पे आप संप्रेषण करने वाले हैं, प्रभावी शब्दों का चयन करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रभावी शब्द का आप चयन करते हैं, वाक्यांश का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में क्लासरूम में या कक्षा के अंदर जो है आप सफल संप्रेषण कर सकते हैं। फिर उसके बाद से प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता, यानी कि जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें स्पष्टता, सुस्पष्टता होनी चाहिए, यानी सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, तभी तो आपका संप्रेषण प्रभावी होगा। तो इसलिए ये तीनों आपका राइट हो जाएगा और जिसमें ये तीनों आपका दिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में ये तीनों आपका दिया गया है, इसलिए ये राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। इन चारों में से ही आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुल अज्ञानता जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक के व्यवहार को जो है यहाँ पर बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रिता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा। इन चारों में से बताना है, ऑप्शन ए में से, बी में से, सी में से, डी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सक्रिय विसंकेतक यानी कि डिकोडर हो जाएगा। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रिता होती है तो शिक्षक संकेत क्या होगा, तो यहाँ पर डिकोडर हो जाएगा, यानी सक्रिय विसंकेतक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है। इन चारों में से आपको बताना है। देखिए आप कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 11 नवंबर 2020 में जो है शिफ्ट 2 में जो है आ चुका है पेपर 1 में। तो इस टाइप के एक या दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि नहीं, दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपको ईजी रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन का जो वर्ड इस्तेमाल होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 आपके
हर यूनिट में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि सब कथन और निष्कर्ष वाला, अभिकथन और तर्क वाला, मैचिंग वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर मन मस्तिष्क में चित्र के द्वारा। ठीक है, संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है, तो मन मस्तिष्क में चित्र के द्वारा। पहले ही से अपने माइंड में किस किस शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से इमेज तैयार करते हैं, देन उसके बाद से जो है हम कम्युनिकेशन अपना प्रारंभ करते हैं। यानी कि बोलने से पहले सारा प्रोसेसिंग तो आपका माइंड में ही चलता है ना, सारे शब्द का, कौन से शब्द का कैसे चयन करना है, आपको एक मैप बनाते हैं। ठीक है, उसके अनुसार क्रमवार जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आप प्रभावी संप्रेषण करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार क्या है। इन चारों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कक्षा में, ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा क्लासरूम या कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार इन सभी विकल्पों में से क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर तदानुभूतिक अधिगम जो है यहां पर आधार होता है विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का। तो इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक लर्निंग भी बोलते हैं, तदानुभूतिक अधिगम को ये याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचारित संदेश को माना जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए भी है आपके सामने, बी भी है, सी भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है उसे ही आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए कि क्वेश्चन कितना शॉर्ट है और 2020 में पूछा गया, ऐसा नहीं कि 2014 में, 13 में पूछा गया है। तो काफी ट्रेंड पुराना है इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने का। तो 2020 में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सामाजिक उत्पाद। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि संचारित संदेश को माना जाता है, तो यहां पर इसे क्या माना जाता है, इसे एक सामाजिक उत्पाद माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है, किसके उपयोग से बचकर। इन चारों में से आपको बताना है। इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घिसी पिटी शब्दावली से बचकर जो है यहाँ पर कक्षागत संप्रेषण में जो है अर्थगत शोर से जो है यहाँ पर बचा भी जा सकता है और इसे सीमित किया जा सकता है। यानी घिसी पिटी शब्दावली जिनको बार बार सुना जा रहा है, समझ लीजिए जिनका औचित्य है लेकिन आप उसे इस्तेमाल उस सिचुएशन में नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप शोर को सीमित कर सकें, क्राउड को शांत रख सकें। तो घिसी पिटी शब्दावली को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा उपयोगी होगा। उसके संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स या विकल्प दिए गए हैं और आपको नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही आंसर बताना है। यानी कि यहाँ पर एक से अधिक भी जो है कथन आपके सही होंगे, इसीलिए नीचे आपको विकल्प दिया गया ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला तो आपको यहां पर हो जाएगा पहला कि शब्द भंडार यहां पर होगा, ये आपका है यहां पर कि शब्दाडंबर के स्तर की आपको पहचान करना होगा। फिर उसके बाद से जो अगला यहां पर हो जाएगा वाणी में उतार चढ़ाव पर भी आपको ध्यान देना होगा और इसके साथ ही साथ आपका हो जाएगा भाषण को प्रासंगिक भी बनाना होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध को दूर करना, यानी कि जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, तो शब्दाडंबर का मतलब कि आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनका सही सही समय पे इस्तेमाल कर सकें। और जो अतिरिक्त शब्द होते हैं जिनकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं होती है तो उसे भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा समय भी ले सकते हैं और हो सकता है कि सामने जो भी ऑडियंस हो या कोई भी हो तो वो आपसे बोर भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना होगा आपको कि क्या वो रिलेवेंट है, क्या उसे बोलना जरूरी है। फिर वाणी में उतार चढ़ाव, यानी कि जहाँ पर आपको तेज
बोलना है वहां पर आपको तेज बोलना होगा, जहां पर धीरे बोलना होगा वहां पर धीरे बोलना चाहिए। और भाषण को प्रासंगिक बनाना है, यानी महत्वपूर्ण, सामने जो बैठा है उसके लिए वो रेलिवेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध को दूर कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने सेलेक्ट किया यहां पर, उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से आपका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर, क्योंकि 1, 5, 6 यहां पर हमने सेलेक्ट किया है और ये आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन को पढ़ना है, तर्क को पढ़ना है, उसके बाद से नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए अभिकथन में दिया गया है कि हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क बताया गया कि अलंकारिक, ठीक है, अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाता है। तो अब नीचे दिए गए विकल्प यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बता लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ए सही है परंतु आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए क्या है, सही है, लेकिन तर्क यहां पर क्या है, गलत हो जाएगा। देखिए हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, ये आपका राइट है, ठीक है। लेकिन अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार के उद्देश्य परक नहीं बनाता है, जबकि ये आपका बनाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, और उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन का लेवल आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इजी क्वेश्चन भी आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद से डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो होता है ऐसा है कि एग्जामिनर के द्वारा कोई पेपर ऐसा भी होता है कि थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो इस टाइप से अब तो वो किस्मत की बात है कि किसके शिफ्ट में वो पेपर जाता है। तो किसी किसी शिफ्ट में इजी होता है, लेकिन आपको डिफिकल्ट से इजी टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन को करना होगा, ताकि किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो अप्रिसिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। बहुत कम लाइक होते हैं, काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप नेट करें, जेआरएफ करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, इसके साथ ही साथ और मेहनत करें और एसोसिएट प्रोफेसर बने, बढ़िया काम करें समाज में, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य है और हम कुछ ज़्यादा नहीं आपसे चाहते हैं। बस लाइक करिए, अप्रिशिएट करिए हमारे काम को, और कोई कमी और खामियां लगती हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं। उसे मैं तहे दिल से एक्सपेक्ट करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, सॉरी, ठीक है, उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं। 1 से 2 बार या 3 बार मैंने इस बातों को बोल दिया, लेकिन आप जो भी कमियां बता सकते हैं मैं उसे ध्यान भी देता हूं, उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता हूं। मैं ऐसा तो है नहीं कि सभी परंपरा जो है पहले से ही पूरी तरीके से ट्रेंड है, सब कुछ उनको आता है, अब विद्वान है। हमने भी प्रयास किया है, हमने भी फर्स्ट टाइम में जब नेट का परीक्षा हमने दिया था तो काफ़ी डर भी था मेरे अंदर, और काफ़ी वो भी था कि क्या होगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। कितनी भी तैयारी आप कर लीजिए, एक भय सा आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है, लेकिन आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। और मैंने निश्चित जब रिजल्ट आया तो मैं नेट क्वालिफाई हो गया, तो काफ़ी खुशी हुई। तो उसके बाद से मैंने काफ़ी अपनी जर्नी को आगे इसी तरह से बढ़ाता रहा। तो आपका भी यहाँ पर होगा, नेट नहीं प्लस आपका जेआरएफ यहाँ पर होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस एफर्ट अच्छा लगाना है। अब चूंकि समय बहुत कम है तो आपको करना क्या है कि जो मटेरियल्स है, कंटेंट है आपकी थ्योरी से, चाहे किसी सब्जेक्ट से आप पेपर 1 में पढ़ें, उसको बंद रखिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और हो सके और आपके पास अतिरिक्त समय है तो प्रीवियस ईयर जो कि डिटेल के साथ सॉल्व दिया है, एक्सप्लेनेशन के साथ, उसे सॉल्व करिए। और मैं बताता हूं कि कुछ यूनिट ऐसे हैं जो आप जो है यहां से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे डीआई का मैं बताता हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताता हूं, इसके साथ मैथ है, रीजनिंग वाले सेक्शन है। तो उनको जो है आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, उनको सॉल्व कर जाइए। पैटर्न बदल जाएंगे, अंक बदल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन बना लेंगे। ये 15 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से, 15 क्वेश्चन यहां पर आपने बना लिया, 15 क्वेश्चन मेहनत करके इस तरीके से आपका 30 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा कम नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, और भी प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए काफी अच्छा है। अब 30 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर आपका हो गया। 60 से 65 नंबर कोई खराब नंबर नहीं होता है पेपर 1 में, ठीक है। बहुत लोगों का इससे भी बहुत कम आता है, तो आप प्लस इससे जा सकते हैं, यानी कि मिनिमम आप यहां तक कवर कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप इसे फॉलो करिए जो कुछ मैं बता रहा हूं, और आपका निश्चित रूप से यहां पर नेट हो जाएगा और उसके साथ साथ जेआरएफ भी हो जाएगा। मेहनत देखिए आपको करनी है, मैं तो अपने तरफ से जो भी गाइडेंस है जो कुछ भी है बता सकता हूं, और जब भी एडमिट कार्ड आएगा या आपका सीट आता है अलग अलग सब्जेक्ट का, कब कब कैसे एग्जाम है, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और देखिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगा तभी दूंगा, ऐसा नहीं कि कहीं कटिंग में आ गया कुछ ऐसे आ गया तो मैं तुरंत यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देने लगा। जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के अनुसार ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जब भी आएगी मैं तुरंत अपडेट आपको कर दूंगा। तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए जम के, जब तक कि आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर नहीं लेते हैं। सफलता आपको निश्चित रूप से चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा ज्यादा समय मैंने लास्ट में ले लिया, लेकिन आपके लिए, ताकि आपको कुछ गाइड मैं कर सकूं, ठीक है। और वीडियो पे मतलब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है घंटी का, उसे आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट और यहां पर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।